आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज का वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, और लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बेसिकली क्या कवर किया था, हम लोगों ने जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पूरी तरीके से पढ़ लिया था। और पिछले वीडियो में से ही हम लोगों को पता है कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, दैट इज योर रदरफोर्ड एटॉमिक। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद आपको उसके रिजल्ट देखने होंगे। रिजल्ट देखने के बाद में आपको एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि एटम कैसा दिखता होगा। तो पहली बार आज ऐसा होने वाला है कि हम लोग मनी कैम पे ये देखेंगे कि हमारा एटम बेसिकली कैसा होता होगा देखने के लिए। तो एक सलाह पहले मैं दे दूं, अपने सोलर सिस्टम को अपने दिमाग में पहले से ही बना लो। तो जैसा अपना सोलर सिस्टम है बिल्कुल उसी तरीके का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आता है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम क्या है भाई, सेंट्रलाइज्ड सन बीच में रखा है और प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं उसके आसपास। और आज यही बात हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया था भाई, 1911। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, बेसिकली इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई थी गोल्ड फॉइल पर। एक बहुत पतली सी गोल्ड की चादर ली थी और गोल्ड की चादर पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया था, बम्बार्ड किया था। और उसके पीछे उन्होंने क्या लगाई थी, उसके पीछे उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी जिस पर अल्फा पार्टिकल अगर स्कैटर्ड होकर के आते तो हमें पता चल जाता है कि हाँ अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के आया है। और उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग के थ्रू कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश की थी कि कैसा होता होगा एटम। तो चलो भाई देखते हैं, आपकी जो बुक होगी ना उस बुक में कुछ ऐसा बना हुआ होगा कि ऐसे ऐसे गोल्ड फॉइल को दिखाया गया कि जो गोल्ड फॉइल होगी अगर वो बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल है तो जाहिर सी बात है कि वो एटम से मिल करके बनी हुई होगी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग दिखाई जाएगी और डिफ्लेक्शन उनका इधर उधर दिखाया जाएगा। अच्छा, तो अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना, इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत सारे एटम्स पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग केवल एक एटम को एज्यूम करेंगे और उसी एक एटम से देखेंगे भाई कि कैसे स्कैटरिंग होती थी। और उस स्कैटरिंग के थ्रू जो हमें सीखना है पहले वो सीख लें, उसके बाद सारी बातें अपने आप हो जाएंगी। तो भाई हम लोग बहुत सारे एटम नहीं, पहली बात ये होगी कि बहुत सारे एटम नहीं एज्यूम कर रहे हैं, केवल एक एटम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो भाई करा क्या गया था, चलो एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की तो क्या हुआ, और उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो कहाँ लिखेंगे, वो रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो एक तरफ चलेगी ऑब्जर्वेशन और दूसरी तरफ चलेगा रिजल्ट। और बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया, हमारे जो लेड का चैम्बर था उसमें जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया तो उसमें से गामा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल की बम्बार्डिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि गामा पार्टिकल तो न्यूट्रल थे, वो तो कहीं पर भी जा सकते थे। तो भाई देखिए जो आपके बुक में बना हुआ होगा वो इस तरीके का लेड चैम्बर एक बनाया गया होगा और उस लेड चैम्बर के अंदर आपको लिखा होगा अल्फा पार्टिकल का सोर्स। ठीक है, तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल का सोर्स ना कहें हम लोग, क्या कह ले, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कह ले, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ही तो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो हमें मान लो ये होती है हमारी गोल्ड फॉइल। ठीक है, जिसके अंदर कुछ एटम बना लेते, 4-5 एटम बना लेते। ये गोल्ड फॉइल है जो कि बेसिकली किससे मिलकर के बनी है, एटम से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो अगर हमें इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करानी है तो इसके पीछे हमें क्या करना था, इसके पीछे हमें निगेटिव चार्ज प्लेट लगा देनी थी और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यहाँ सामने रख देना था। सारे के सारे अल्फा पार्टिकल इससे होकर के निकल जाते। ठीक है, चलो भाई अभी कुछ और नहीं सीखना है, अभी बस अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग ही सीखनी है। तो हुआ क्या भाई, ये मान लेते हैं गोल्ड फॉइल थी और यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। ये एक सोर्स मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, इसका मतलब हो गया सोर्स, और सोर्स किसका, अल्फा पार्टिकल्स का। तो उसके बाद में एक स्लिट सिस्टम और लगाया गया था। ये स्लिट सिस्टम इसलिए लगा दिया गया जिससे हमारे अल्फा पार्टिकल एक पर्टिकुलर सीध में जा सके, बस इतनी बात समझ सकते हो। स्लिट से निकलेंगे तो एक पर्टिकुलर लाइन में जाएंगे वो। तो एक स्लिट सिस्टम लगा दिया गया था और उस स्लिट से अल्फा पार्टिकल निकल करके इस गोल्ड फॉइल पर पड़ रहे थे। तो भाई क्या हुआ, सबसे पहले नंबर पे शुरू करते हैं यहाँ से, सारी बातों को ध्यान से बनाना दिमाग में। अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकले तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के आर पार निकले। लगभग कितने, लगभग 98 to 99%। यानी कि अगर 100 अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई तो उन 100 अल्फा पार्टिकल में से अप्रोक्सीमेट 98 अल्फा पार्टिकल तो ऐसे ही सीधे निकल गए। ठीक है, तो पहला चीज क्या हुई, पहला चीज क्या हुआ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर हुआ मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कितने, 98 to 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या हो गए, वो थ्रू आउट द फॉइल आराम से क्या हो गए, इधर से उधर पार हो गए। और इसका रिजल्ट क्या निकल करके आया यार, अगर एक तरफ से अल्फा पार्टिकल आया और वो उधर सामने पार हो गए तो इसका मतलब क्या निकल करके आया कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो।
हॉलो का मतलब समझते हो, खोखला। इसका एकमात्र मतलब निकल करके आया कि जो हमारा एटम है उसका मैक्सिमम पार्ट कैसा है, खोखला है। जरा सोलर सिस्टम को बनाओ दिमाग में, सूर्य होता है बीच में, उसके बाद में कोई एक प्लेनेट है, उसके बाद में कोई दूसरा प्लेनेट है, उसके बाद में तीसरा प्लेनेट, उनके बीच की जगह पर क्या है, उनके बीच की जगह पर वैक्यूम है। बिल्कुल उसी तरीके से बन रहा था कि हमारा मैक्सिमम पार्ट जो होगा एटम का वो क्या होगा, खोखला होगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपको दिमाग में, पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पार निकल गए, और इससे रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया कि जो हमारा यहाँ एटम है उसका मैक्सिमम पार्ट खोखला है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलते हैं दूसरे पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, यहां से खेल होता है शुरू। ठीक है, ये सब हटा लो, बस पता है इधर ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और इधर रिजल्ट लिखेंगे, जगह हो जाएगी अपने पास। दूसरी बात क्या हुई कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो इस सोर्स से आ रहे थे वो ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ इधर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ उधर डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गए। तो दूसरी बात क्या आई, दूसरी बात आई कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल, सम अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दियर पाथ। वो जा तो एक सीधी लाइन में रहे थे, लेकिन वो अपनी सीधी लाइन से क्या हो गए, मुड़ गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। तो कुछ डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या समझे हम लोग, कुछ डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये समझें कि एटम के अंदर कोई एक ऐसी जगह थी, ध्यान से सुनना बात को, एटम के अंदर कोई एक ऐसी जगह थी जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, और जब उस पॉजिटिव चार्ज के पास से अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज था निकलता था तो उसके ऊपर रिपल्सन लगता था, और जब रिपल्सन लगता था तो अपने रास्ते से क्या हो जाता था, डिफ्लेक्ट हो जाता था। तो चलो भाई इसको हटा देते हैं, और इसको हटा करके अब एक एटम पे एज्यूम करते हैं। तो डायग्राम आएगा आपको कुछ इस तरीके का, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मान लेते हैं कि ये है गोल गोल एटम, जैसा कि जे थॉमसन सर ने बताया। ठीक, अभी नहीं पता है न्यूक्लियस कहां पर है, अभी ये भी नहीं पता है इलेक्ट्रॉन कहां पर है, प्रोटॉन कहां पर है, न्यूट्रॉन कहां पर है, कुछ नहीं पता। बस जे थॉमसन वाला एटॉमिक मॉडल है हमारे पास में, स्फेरिकल होता है। इसमें से अल्फा पार्टिकल ऐसे निकले कुछ, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, ऐसे निकल गए वापस, इधर से उधर पार हो गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल आए, कुछ अल्फा पार्टिकल आए, और वो अल्फा पार्टिकल यहां से आया और हल्का सा डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चले गए। ठीक, एक और अल्फा पार्टिकल आया, वो भी हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ और ऐसे चला गया। कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो कि कुछ ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए ऐसे। ठीक है, कोई एक और अल्फा पार्टिकल बना लेते हैं जो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, मान लेते हैं ऐसे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो कि यहाँ न्यूक्लियस तक आया होगा बाद में, और वो क्या हो गया, वापस हो गया इसी रास्ते। अब इसको एज्यूम करो, बहुत आसानी से समझो चीजों को। क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब था, इसका रिजल्ट था कि समथिंग इज पॉजिटिव इन दिस एटम। इस एटम के अंदर कुछ पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज हमें इसी न्यूक्लियस पे लाना है, बस समझते रहो धीरे धीरे। अब बेसिकली होता क्या है, जो अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स होते हैं, ये दोनों ही फोर्स डिपेंड करते हैं दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस पे। अब सोचो, एक ये न्यूक्लियस हो, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, एक अल्फा पार्टिकल, ये मार्कर मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल है। अब अगर ये अल्फा पार्टिकल यहां से निकला, ठीक, तो इसके बीच में ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब इसके बीच में डिफ्लेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है, तो डिफ्लेक्शन होगा, तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ऐसे न जाकर के कैसे हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। दूसरा अल्फा पार्टिकल है जो कि कहां से आ रहा है, यहां से निकल रहा है, तो अब इसके बीच की दूरी देखिए अब कितनी कम है, तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगी, और जब ये आएगा तो ये इतना कम डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये कैसे मुड़ेगा, ऐसे निकल जाएगा। अब एक केस पे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना कि ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, और ये बिल्कुल इसके क्या हो गया, सामने आ गया, तब क्या होगा, ये इसको हिट करेगा और हिट करके वापस हो जाएगा। ये तीन केस पढ़ने हैं, चलो भाई देखते हैं। तो जिसमें कम डिफ्लेक्शन है वो न्यूक्लियस से दूरी से निकला है, जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन है वो न्यूक्लियस के पास से निकला है। अगला जैसे ही मैं ऑब्जर्वेशन लिखूंगा, तीसरी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। हुआ क्या, ये कि इन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, या लिख लो फ्रॉम 20,000 अल्फा पार्टिकल्स ओनली वन इज कम बैक। 20,000 अल्फा पार्टिकल में से केवल एक अल्फा पार्टिकल था जो कि वापस आया। ठीक, तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित हुआ कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल
इज इन वेरी स्मॉल रीजन। ये पॉजिटिव चार्ज जो था ना, ये पॉजिटिव चार्ज ये बहुत कम रीजन में ही सेंट्रलाइज्ड होकर के रखा हुआ था, एंड इट इज वेरी डेंस, एंड इट्स वेरी डेंस। डेंस का मतलब समझते हैं, ये घना था, क्योंकि अगर घना ना होता तो हमें पता था कि अल्फा पार्टिकल की पेंट्रेटिंग पावर अच्छी होती है, वो इसको भेद कर निकल जाते, लेकिन वो सब भेद कर नहीं निकला, वो वापस आया। इसका मतलब इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि अल्फा पार्टिकल इसके आर पार नहीं हो सकता था। दैट मीन्स पहली चीज निकल करके आई कि पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल रीजन, प्लस चार्ज बहुत कम जगह पर सेंट्रलाइज था, और दूसरी बात कि इसकी डेंसिटी मतलब भर की थी। ठीक, समझे बात को? तो अब बात आती है कि क्या ये तीन बातें तो समझ में आ गई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब जो बेसिक मैथमेटिकल पॉइंट है उनको देख लेते हैं, और कैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा उसको देख लेते हैं। तो इतना तो था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसा प्रिडिक्ट किया? हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया ऐसा कि सबसे पहली बात क्या लिख दी, सबसे पहली बात लिखी वही पुरानी, कि एटम इज स्फेरिकल। एटम इज स्फेरिकल, एटम स्फेरिकल होता है। बिल्कुल जे थॉमसन जी की बात सही है, एटम स्फेरिकल होता है। और उस स्फेरिकल एटम के अंदर क्या होता है? उसके अंदर अ पॉजिटिव रीजन इज प्रेजेंट विच इज वेरी डेंस, विच इज वेरी डेंस, और इसी को क्या कह दिया गया? न्यूक्लियस। कहने का मतलब यह है कि पूरे के पूरे एटम का जितना भी मास होता है वो सारा का सारा कहां सेंट्रलाइज्ड होता है? न्यूक्लियस पर। जितना प्लस चार्ज होता है वो भी कहां सेंट्रलाइज्ड होता है? न्यूक्लियस पर। ठीक, तीसरी बात क्या दिखाई गई? तीसरी बात कहा गया, इलेक्ट्रॉन की बात सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन की बात में कोई इसमें केवल प्रेडिक्शन नहीं किया, एटम स्फेरिकल, रास्तों पे चक्कर लगाते होंगे, बस उतना ही बताया गया। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या कह दिया गया कि न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट in this nucleus। अब ये न्यूक्लियॉन्स होते क्या? न्यूक्लियॉन्स के अंदर दो चीजें आती हैं, 0 and 1 एंड प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइंड वे में हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स क्या कह सकते थे हम? दैट मीन्स मैक्सिमम मास, मैक्सिमम मास या टोटल मास कहां होता है? सेंट्रलाइज्ड ऑन न्यूक्लियस। पूरा का पूरा जो मास होता है वो कहां सेंट्रलाइज्ड होता है? न्यूक्लियस पे, क्योंकि पीछे बातें कर चुके हैं यार। इलेक्ट्रॉन के मास को इन दोनों के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल माना गया है। कितने टाइम? याद रखा करो, 1/1837 टाइम्स। इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो सारा का सारा मास कहां है? न्यूक्लियस पर सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, अच्छा अगली बात क्या निकाली गई कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज होलो। काफी पार्ट एटम का कैसा है? खोखला है। ठीक, और लास्ट बात क्या बता दी गई? लास्ट बात बताई गई कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर, कई जगह सर्कुलर लिखा है, कई जगह इस पे कैसे लिखा है? इलिप्टिकल लिखा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन इलेक्ट्रिकल, किसमें? सर्कुलर या आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और वो जो चक्कर लगा रहे होते हैं किसके? अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब लास्ट बात और बची, वो और सुन लो और बात खत्म। ठीक है, अब 20,000 अल्फा पार्टिकल थे, 20,000 अल्फा पार्टिकल में से केवल एक वापस आया था। कौन सा वापस आया होगा? सोचो कौन सा वापस आया होगा? जो न्यूक्लियस के जस्ट सामने था। ठीक, जो न्यूक्लियस के जस्ट सामने था वही तो वापस आया होगा। अब 20,000 में से केवल एक वापस आया, दैट मीन्स न्यूक्लियस का साइज और एटम का साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो याद करो भाई, जे थॉमसन जी ने क्या बताया था कि एटम की रेंज कितनी होती है? ठीक, रेडियस ऑफ एटम कह लो, चलो रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ एटम कितनी थी? 10⁻⁸ सेंटीमीटर रेंज की, इसी की थी। और अगर हम कहें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो वो होगी 10⁻13 सेंटीमीटर। जरा अंतर देखो दोनों में, अंतर देखो, यहाँ कितना -8, यहाँ कितना -13। ठीक है, तो कितना? 10⁵ का फर्क है। 10⁵ का मतलब समझे? 1 2 3 4 5 इतने का फर्क। कहने का मतलब यह है कि अगर न्यूक्लियस एक क्रिकेट की बॉल के जितना एज्यूम किया जाए तो उसका
कितना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 गुना, ठीक। तो उसका 1,00,000 गुना बढ़ा कर दो, यानी कि क्रिकेट की बॉल को अगर हम लोग फील्ड के बीच में ले जाकर के रख दें और कहते हैं ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, तो जो पूरा का पूरा क्रिकेट की जो फील्ड है वो पूरी की पूरी फील्ड किसके बराबर होगी, एटम के बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये बात नहीं होती, स्पेयर का मामला है ना, तो स्पेयर का मामला होगा तो रेडियस का क्यूब भी करना होता है जब हम वॉल्यूम निकालते हैं। ऐसा तो नहीं कि 1,00,000 गुने का मतलब काफी कम, कई जगह पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि वो एटम को कैसा समझते हैं, वो एटम को ऐसा समझते हैं, ऐसा, ठीक। जबकि ये तो सर्कल्स है, एटम्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जहां पर रेडियस उसका भी क्या लगा होता है, क्यूब लगा होता है। तो अगर दो स्फीयर हैं और उनकी रेडियस में 2 गुने का फर्क है तो उनके वॉल्यूम में 8 गुने का फर्क होगा जाकर के। तो इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर रेडियस का फर्क है 10 की पावर 5, 1,00,000 गुना रेडियस का फर्क है, तो सोचो वॉल्यूम का फर्क कितना होगा यार, ठीक है, 10 की पावर 15 का फर्क पड़ेगा जाकर के पूरे वॉल्यूम में, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक क्रिकेट की बॉल को बीच में रख दे तो पूरे फील्ड के बराबर का एटम होगा, इतना फर्क होता है। तो इतने सारे पॉइंट रदरफोर्ड जी ने निकाले थे। बात करते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या थी और बस वहीं पर चीजों को खत्म कर देंगे। आप लोग पहले क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सारी बातें हो गई। अब चलते हैं इनकी लिमिटेशंस की तरफ। तो लिमिटेशन का मतलब है कमियां क्या क्या नहीं एक्सप्लेन हो पाया। तो सबसे पहली बात देखो, लास्ट में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स। ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया, लिमिटेशन सेटिंग डाल दो भाई पहले, लेकिन ये नहीं बताया पहली लिमिटेशन कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बात को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक। दूसरी बात क्या नहीं एक्सप्लेन किया, दूसरी बात क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, कि एटम स्टेबल भी होता है अनस्टेबल भी होता है। कब इलेक्ट्रॉन, ऐसी कौन सी कंडीशन है इलेक्ट्रॉन की कि स्टेबल हो जाए, ऐसी कौन सी है कि ना स्टेबल हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम यानी कि कह सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। तो तीसरा पॉइंट भी वही पुराना लिख सकते हो जो हम लोगों ने जे थॉमसन में लिखा था, क्या कि हाउ एंड व्हाई द बॉन्ड्स आर फॉर्म, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं, ये बात नहीं क्लियर कर पाए क्योंकि स्टेबिलिटी ही जब नहीं क्लियर थी, और बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ये बात तो पता है ना कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो जब यही नहीं पता था, यही नहीं एक्सप्लेन था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम ही नहीं थी, तो हाउ एंड व्हाई द बॉन्ड्स आर फॉर्म ये कैसे एक्सप्लेन हो सकता था, ठीक है। और कौन सी रह गई, और कोई नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। हाँ, एक चीज और कह सकते हो जो हमेशा से कही जाती है, वो है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये पॉइंट तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप वेव मैकेनिकल पढ़ लोगे कि ये पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का खेल है क्या असल में। तो इसके लिए आपको अभी कितना इंतजार करना है, बोरबरी के बाद में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा और कोई लिमिटेशन नहीं थी, बाकी सब कुछ परफेक्ट था, ठीक है। तो ये सारी लिमिटेशंस है। रदरफोर्ड हमारा आज कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बोरबरी के मॉडल को, यानी कि एसपीडीएफ वाला पूरा कॉन्सेप्ट, के एलिमेंट या ऑर्बिट का पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में हम लोग पढ़ चलेंगे अपने मेन टॉपिक की तरह, जिस पर पहुंचने का मेरा बहुत तेजी से मन है। आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बहुत तेजी से मन है कि कैसे भी करके मैं उस पॉइंट पे पहुंचूं, क्योंकि उसके बाद की ही केमिस्ट्री तो फर्स्ट ईयर की है। ये सब तो 9th में यार पढ़ चुके हो, बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में ही कहता हूँ। 9th वाला अगर बच्चा देखे तो कहेगा मेरे क्लास की वीडियो चल रही, ठीक है। रदरफोर्ड पढ़ा रहे सर, जे थॉमसन पढ़ा रहे, बोरबरी पढ़ा रहे, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम लोगों ने पहले ही पढ़ा है ना। तो वहां पर जब पहुंचेंगे तब आपको असली खेल मिलेगा देखने को, और वहीं से शायद मुझे भी ज्यादा मजा आए, जितनी मेरी एनर्जी होती है इससे डबल या ट्रिपल मिलेगी आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे बोरबरी में, जितनी जल्दी आपको है लेक्चर्स देखने की उससे जल्दी मुझे है बनाने की। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।